नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर राज्यों से। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। सबसे पहले देखते हैं आजम खान से जुड़ी हुई बड़ी खबर को। आजम खान को 7 साल की सजा सुनाई गई है। आजम खान की पत्नी और बेटे को भी सजा हुई है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र केस में सजा दी गई है। कोर्ट ने आजम को 7 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 15,000 का जुर्माना भी लगाया। तीनों कोर्ट से सीधा जेल जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, जहां सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा, बेटा अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र केस में 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला के 2 बर्थडे का मुकदमा दर्ज करवाया था, तो सपा नेता अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के केस में सपा महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा, बेटे अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जेल भेज दिया है। आजम खान के पूरे परिवार को रामपुर कोर्ट से पहला ये बड़ा झटका माना जा रहा है। तो कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम खान, तजीन फातिमा को 2 जन्म तिथि केस में 2 जन्म तिथि के प्रमाण पत्र थे। ये केस उन पर चल रहा था और दोपहर का समय लिया था। इसमें आदेश आया और देखिए 7 साल की सजा सुना दी गई है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को दोषी करार देते ही हिरासत में ले लिया है। तो अब सजा सुना दी गई है। अब किस तरीके से तीनों के तीनों कोर्ट जेल जाएंगे सीधे, देखिए हम तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। न्यूज इंडिया ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। तो 2 जन्म प्रमाण पत्र को लेकर बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने अब्दुल्ला आजम के 2 प्रमाण पत्र को लेकर भी केस दायर किया था, जिस पर फैसला आया। मां, पिता और बेटा तीनों दोषी पाए गए और कोर्ट का फैसला जाने के बाद पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। और तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नीरज मिश्रा इस पूरी खबर पर बने हुए हैं। नीरज, देखिए 27 महीने जेल में रहकर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन अब मुश्किलें फिर से बढ़ गई। नीरज। जी बिल्कुल, देखिए आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस बार 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी डॉक्टर तंजीम फातिमा को सजा मिली है, वो भी 7 साल की, और इसके अलावा 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। आपको बताएं कि इस पूरे मामले में जो भाजपा के विधायक हैं और उन्होंने, आकाश सक्सेना, उन्होंने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई थी और मामला सही पाया गया था, और जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी भी चली गई थी। लेकिन अब इस मामले में आजम खान के पूरे परिवार को, अगर कहा जाए एक बेटे को छोड़कर, यानी कि आजम खान के जो विधायक बेटे थे, जिनकी विधायकी 2 बार जा चुकी है, उनको सजा मिली है 7 साल की, उनकी पत्नी को सजा मिली है और आजम खान को भी 7 साल की सजा मिली है। 2019 में यह पूरा मामला दर्ज कराया गया था और तब से लेकर अभी तक इस मामले में आजम खान को राहत नहीं मिली। और आज एक सबसे बड़ी खबर यही है कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे आजम खान को 7 वर्ष की सजा मिली है। अब आजम खान के पास रास्ता है कि वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं या फिर और ऊपर का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन फिलहाल इस समय आजम खान और उनके परिवार की मुश्किलें बढ़ रही हैं और इसको लेकर अभी तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं कि किस तरह से आजम खान को सजा को लेकर समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है या जो भारतीय जनता पार्टी उसका क्या रुख रहता है। लेकिन इतना जरूर है कि आजम खान की मुश्किलें फिलहाल तो आने वाले वक्त में भी कम होती नजर नहीं आ रही है। 27 महीने वो सीतापुर की जेल में रहे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और वहां से वो बाहर आए, लेकिन उसके बाद अब फिर से एक बार आजम खान को जेल के दरवाजे पर जाना पड़ रहा है। देखिए नीरज, इससे पहले इस केस की सुनवाई के लिए कहा था कि अर्जी लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट इसे ट्रांसफर किया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब देखिए सीधे जेल जाएंगे। जब केस ही सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर नहीं हो पाया, तो क्या लगता है आपको कि यहाँ पर आजम खान को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि उनको जमानत की बात आ रही है? हाँ, ये बताइए। जी फिलहाल आजम खान को अभी कोई राहत नहीं मिलने वाली, चूंकि उनको सजा सुनाई जा चुकी है और अब उन्हें जेल जाना होगा। इसके पहले आजम खान लगातार लगभग 27 महीने उन्होंने जेल में काटे थे। अब एक बार फिर से आजम खान
अभी वो फिलहाल उनको जेल जाना होगा। उसके बाद जब जो बड़ी अदालतें हैं वहां पर सुनवाई होगी, वहां से अगर राहत मिलती है तो आजम खान भले उनकी जमानत हो जाएगी, लेकिन उनको सजा सुनाई जा चुकी है और सजा सुनाई जाने के बाद ये नियम है कि आपको जेल जाना पड़ेगा। तो फिलहाल आजम खान, उनकी पत्नी और उनके जो बेटे हैं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम, इन तीनों लोगों को जेल जाना पड़ेगा। हाँ, देखिए नीरज, ये भी कहा जा रहा है कि जो गवाह था उसने गवाही से इनकार कर दिया, इसलिए मुश्किलें और बढ़ गई। क्या ये भी बात थी? जी बिल्कुल, देखिए आजम खान को लेकर तमाम तरह से एक समय आप देखिए उत्तर प्रदेश में उनका सिक्का चलता था 2017 तक, जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार थी। लेकिन उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनके जो विरोधी पक्ष के लोग थे, यानी कि भाजपा के जो लीडर थे वहां पर, जो अब इस समय विधायक हैं आकाश सक्सेना, लगातार आजम खान के खिलाफ उन्होंने तमाम शिकायतें करी और वो शिकायतें सच साबित हुई। और न केवल पुलिस की जांच में बल्कि कोर्ट में भी ये बात साबित हो गई कि आजम खान के ऊपर जो भी आरोप लगाए गए थे वो कहीं ना कहीं सच थे। और उसी बिना पर उनको लगातार सजाएं जो हुई हैं उनको, इसके पहले भी वो जेल में थे, उनके बेटे की विधायकी गई, आजम खान की सांसदी गई, तो जो भी आरोप थे वो कोर्ट ने सच माने। और फिलहाल अब मुश्किलें और बढ़ गई हैं। देखिए यहाँ पर कोर्ट ने भी पिछले साल तंज कर दिया था, जब उनको जमानत दी गई थी तब कोर्ट ने भी बोल दिया था कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्या संयोग है कि एक केस में छूटते हैं, दूसरे केस में उनको जमानत, एक से जमानत मिलती है, दूसरे में वो फंस जाते हैं। तो अब यानी कि कोर्ट भी समझ चुका है कि मामले ही इतने दर्ज हैं, 88 मामले तो तभी दर्ज थे। जी बिल्कुल, देखिए आजम खान एक कद्दावर नेता थे और आजम खान की रामपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में तूती बोलती थी। और आजम खान के खिलाफ किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि वहां पर रामपुर में उनके खिलाफ कोई केस दर्ज कराए। आजम खान का क्या कद था ये किसी से छुपा नहीं, जो भी पॉलिटिकल चीज़ों को कवर करते हैं वो जानते हैं कि 2017 तक आजम खान का कद क्या था। और उसके बाद जिस तरह 2019 के चुनाव में उन्होंने तमाम तरह के बयानात दिए, जो जिला अधिकारी थे वहाँ पर अंजनेय सिंह, उनके खिलाफ बयान दिए, उसमें भी इनको जो है सजा हुई और उसमें भी मुकदमा दर्ज हुआ। तो ऐसे तमाम मामले आजम खान के ऊपर, एक दो मामले नहीं, लगातार कई मामले, चाहे वो उनकी जौहर विश्वविद्यालय को लेकर हो, चाहे फर्जी डिग्री को लेकर हो, चाहे वो जिलाधिकारी को धमकाने का मामला हो, चाहे वो और मामले हो, तो ऐसे एक नहीं दर्जनों ऐसे मामले हैं जिसमें आजम खान का नाम आया, आजम खान के ऊपर FIR दर्ज हुई। अब सजा का सिलसिला शुरू हो गया है और आने वाले वक्त में भी नहीं लग रहा है कि आजम खान को कोई राहत मिलने वाली है। चलिए, बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी देने के लिए आपका। चलिए, इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। राजस्थान विधानसभा चुनाव पर मंथन हुआ है, उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा हुई है, अधिकांश सीटों पर सिंगल पैनल नामों पर चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक खत्म हो गई है। इधर राजस्थान विधानसभा चुनाव पर महामंथन भी हुआ। ये बड़ी खबर आपको बता दें, अधिकांश सीटों पर सिंगल पैनल नामों पर चर्चा हुई। तो दिल्ली में केंद्रीय कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक खत्म हुई। बैठक में राजस्थान को लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया गया। राजस्थान के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट पर चर्चा हुई है, अधिकांश सीटों पर सिंगल पैनल नामों पर चर्चा की गई। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल और सोनिया गांधी भी मौजूद रहीं। तमाम जानकारी के साथ हमारी संवाददाता छवि अवस्थी इस पूरी खबर पर बनी हुई है। छवि, देखिए ये चुनाव समिति की बैठक तो खत्म हो गई है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इस बैठक के भीतर राहुल गांधी काफी खफा नजर आए थे। देखिए, अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आई हैं, जिस तरह से हमारे सूत्रों ने बताया, उसके हिसाब से अंदर डिस्कशन हुआ और डिस्कशन में कई नामों पर चर्चा हुई, जिसमें मुख्य रूप से कुछ ऐसे नाम थे, क्योंकि सिंगल पैनल था और सिंगल पैनल में कुछ ऐसे नाम थे जिनको लेकर राहुल गांधी ने कहा कि यहाँ पर सर्वे की जो रिपोर्ट थी, जो AICC द्वारा सर्वे करवाया गया था, वहां कुछ और सामने आया था और यह नाम कुछ और हैं। तो उनको लेकर डिस्कशन हुआ, क्योंकि इसको हम नाराजगी नहीं कह सकते। बेसिकली समझने की चीज ये है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की कोई मीटिंग हुई है, कंटिन्यूस मीटिंग हो रही है, कंटिन्यूस बैठक हो रहे हैं, कई लगातार कई सर्वे हो चुके हैं, कई बार लिस्ट पे
पे चर्चा हो चुकी है, नामों पे चर्चा हो चुकी है, तो ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई नाम गया और वहां जाकर एकदम से राहुल गांधी के सामने वो नाम पहुंच गया और राहुल गांधी उस पर नाराज हो गए। चलिए हाँ, चलिए छवि, जरा आपको यहाँ रोकना होगा मुझे, इस वक्त सीधे लिए चलते हैं। अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीड हो, पल्सेस हो, मिलेट्स हो, यानी कि मोटा अनाज, दलहन तिलहन, इसकी पैदावार देश में ज्यादा हो और हमारे किसानों को भी इससे ज्यादा आय के साधन मिल सके और हमारी डिपेंडेंस जो है वो इंपोर्ट पर कम हो और आत्मनिर्भरता की ओर भारत और बढ़ सके। इसके अलावा हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन हो, प्रधानमंत्री किसान सिंचाई योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हो, नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पाम्स, ये सारे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हमने शुरू किए जिसके कारण फसल पैदावार में भी बहुत हमें सफलता मिली और फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है, फसल की पैदावार जो है वो भी 31% बढ़ी है पिछले 8 वर्षों में। 251.54 से बढ़कर 330.54 मिलियन टन ये भारत की अनाज की पैदावार हुई है और पल्सेस की भी देखें तो 27.5 मिलियन टन ये पैदावार हुई है। ऑयल सीड्स की 41 मिलियन टन हुई है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़े पल्सेस उत्पादन में से एक है, लेकिन उसके बावजूद हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है, इसलिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऊपर बहुत बल दिया है और इसमें लगातार सफलता मिल रही है। चौथा निर्णय जो है वो लद्दाख रीजन से है, लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक कमिटमेंट है रिन्यूएबल एनर्जी के प्रति और दुनिया भर के सामने हमने जो लक्ष्य रखा था उसे हमने समय से पहले पूरा किया है। आपको याद होगा 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से लद्दाख में 7.5 गीगावाट का सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा की थी और मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने उस दिशा में 13 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता विकसित करने का एक प्लान बनाया। आज का जो निर्णय है कि जब वो सोलर पावर प्लांट बनेंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए जितने भी वहां पे क्षमता खड़ी होती है, उसके लिए इवैक्यूएशन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख से लेके मेन ग्रिड तक लाने के लिए 5 गीगावाट की कैपेसिटी की लाइन उसको आज अनुमति दी गई है और उसकी अनुमोदित लागत 20,773 करोड़ रुपए है। 20,773.70 करोड़ रुपए 5 गीगावाट की कैपेसिटी लाइन की लागत होगी। लद्दाख से हरियाणा के कैथल तक आएगी। ये लाइन लद्दाख से हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों से होकर आएगी और इसे नेशनल ग्रिड के साथ जोड़ दिया जाएगा। इस परियोजना का 40% यानी कि कुल लागत का 40% 8,309.48 करोड़ रुपया सेंट्रल ग्रांट से उपलब्ध होगा और बाकी पावर ग्रिड 60% अरेंज करेगा। इस प्रोजेक्ट को अगले 7 वर्षों में पूर्ण कर लिया जाएगा। इसमें न केवल लद्दाख बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी रोजगार, स्वरोजगार की बहुत सारी संभावनाएं खड़ी होंगी और भारत ने जो अपना 500 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी का लक्ष्य 2030 का रखा है, हम उसको भी समय से पहले पूरा करेंगे और 13 गीगावाट की क्षमता उस दिशा में भी हमारा योगदान, एक बड़ा उसका योगदान होगा। ये 4 निर्णय मैंने आप सबके सामने रखे हैं। अब हम कुछ प्रश्न लेंगे। कॉर्नर से शुरू करते हैं हम लोग। आप Mr. Thakur sir. जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्लीज आस्क द क्वेश्चन। Anuragi Venkatraman from Dinamalar. Vanakkam sir. वणक्कम। So you made an elaborate statement on Anaj ke baare mein. You made an elaborate statement. But today the ground reality of Tamil Nadu, especially Kaveri Delta, is suffering. The lot of farmers, thousands of acres of land could not cultivate because of non-availability of water. The Kaveri, in spite of the fact Supreme Court gave a direction to the Karnataka government, the Karnataka government least bother about the protect the interest of. My humble request to each and everyone is, Anji sir, if you could restrict your question
related to the cabinet decisions, I'll be more than happy to answer all those queries. Sir, this is related to former issues, sir. But No, I fully understand, but this is related to the MSP being announced. Yeah, let the question be for MSP, please. जी. Yes, please, go ahead. Tarun? सर तरुण फ्रॉम जी बिजनेस सर सर वैसे तो ये एक अच्छा डिसीजन है कि किसानों के लिए कि एमएसपी को पिछले साल से फिर एक बार बढ़ा दिया गया है, लेकिन सर कंज्यूमर पे एक बहार पड़ता हुआ दिखाई देगा क्योंकि सर फूड इन्फ्लेशन ऑलरेडी एक हाई एंड ट्रेजेक्ट्री में है, तो सर उसको कैसे देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि हाल ही के आंकड़े देखेंगे तो स्थिति बहुत स्पष्ट करता है, और दुनिया भर के साथ तुलना करके देखेंगे तो दुनिया भर में इस बात की चर्चा है कि भारत ने किस तरह से कोविड के समय भी और कोविड के बाद भी किस तरह से महंगाई पर नियंत्रण भी रखा, भारत सरकार के किन कदमों के कारण सफलता मिली है। जिन देशों में महंगाई कभी देखने को नहीं मिलती थी वहां 3-3 गुना ज्यादा चल रही है, और उसकी तुलना के मुकाबले जहां एक और महंगाई पर बहुत नियंत्रण भारत में रखा, वहीं पर गरीबों को मुफ्त में अनाज भी 2.5 साल तक डबल देने का काम मोदी सरकार ने किया, और अन्य ऐसे योजनाएं जहां कृषि की जो सिंचाई योजनाएं हैं उनको भी हमने बल दिया है, खरीद भी हमने दुगनी की है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य में बहुत बढ़ोतरी की है। और ये आंकड़े इसलिए मैंने आपको जब ये सारे चार्ट दिखाए थे तो हम कहां थे, ये 3050 पे थे हम रेपसीड और मस्टर्ड में, आज 5650 पे पहुंचे। सैफ्लॉवर हम 3000 पे थे, आज 5800 पे पहुंचे। इसी तरह से आप देखिए वीट का, ये 1400 था, 2275 पे पहुंचे। तो कहीं ना कहीं किसान की लागत के साथ उसको 1.5 गुना ज्यादा दाम देना वो हमारी प्रतिबद्धता है किसान के प्रति, हमने वो भी दी है, लेकिन दूसरी ओर महंगाई पर अंकुश रखने का भी पूरी तरह से सफलता हासिल की। हेलो सर, नमस्कार सर। ये एमएसपी कमेटी को लेकर भी आपको इंट्रोड्यूस करिए फिर क्वेश्चन पूछिए। सर मैं please. प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज से। अनुराग जी, मेरा सवाल ये है कि एमएसपी कमेटी को लेकर काफी मांग हो रही थी, क्या इसको लेकर भी आने वाले समय में या इसको लेकर कोई डिसीजन? देखिए, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस CACP, उसके द्वारा ये अनुशंसा की जाती है, और वो सारी बारीकियों में गहराई में जाने के बाद ये निर्णय करती है, और उसके बाद कैबिनेट ने उस पर निर्णय लिया है। और कमीशन के द्वारा जो एमएसपी के ये निर्धारण में उत्पादन लागत की सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर उसके रूप में भी लिया गया। तो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसको पूर्व की सरकारों ने लागू नहीं किया, वो मोदी सरकार ने लागू किया था, उसके बाद ही निर्णय किए जाते हैं। Any other questions, please? बहुत धन्यवाद। Okay. Okay, you have questions? Any? Okay. So thank you very much. So with that, we come to the close of the cabinet briefing of this Wednesday. Thank you. चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। राजस्थान में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक हुई है। अमित शाह, जेपी नड्डा में इस बैठक में शामिल हुए हैं। शीर्ष नेतृत्व से प्रदेश अध्यक्ष से ये नाराजगी जाहिर की गई है। छोटे छोटे गुट बनाकर पार्टी का नहीं होगा भला। कोर ग्रुप के नेता उम्मीदवारों पर मिलकर बात करें, परामर्श के बाद तैयार करें उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश अध्यक्ष से नाराजगी जाहिर की है। राजस्थान में विद्याधर नगर से बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने चुनावी जनसंपर्क किया है। दिया कुमारी ने अंबाबॉडी में आर्मी वेलफेयर कॉलोनी का दौरा किया। बीजेपी प्रत्याशी दिया कुमारी ने लोगों से मिलकर चुनाव में साथ देने की अपील की है। जनसंपर्क में कई पूर्व आर्मी अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं शाम को दिया कुमारी विद्याधर नगर मंदिरों का दौरा करेंगी।
राजस्थान के बारां में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा टीम ने जय माताजी मावा सप्लायर की दुकान पर रेड की है। टीम ने 100 किलो मिलावटी मावा रहित 25 आपको बता दें कि 500 किलो सोने के सोन पापड़ी जब्त की है। विभाग की ओर से बताया गया है कि सोन पापड़ी और मावा से स्मेल आ रही थी। ये भी बताया जा रहा है कि सोन पापड़ी पाम ऑयल से बनाई जा रही थी। टीम ने सैंपल जांच के लिए कोटा लैब में भेजा है। इस कार्रवाई से मिलावटखोरों में खलबली मच गई है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी गोवर्धन काली ने बताया कि शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दुकानों पर खाद्य पदार्थों की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, यहां रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह पीएम मोदी के साथ हैं और बोले तो अडवाणी के साथ है और अडानी की नजर में छत्तीसगढ़ के खदानों पर है। अडानी के साथ है। मैं पहले ही कह रहा हूं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं और रमन सिंह की चली है। और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है। तो अडानी के गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ के खदानों पर और रमन सिंह जी तो लुटा रहे थे अडानी के साथ। उसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।